गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे भील जनजाति एवं गौड़ जनजाति को। तो सबसे पहले अपन भील जनजाति को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अपन देख रहे हैं कि भील जनजाति। अब भील जनजाति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो अपन कहेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। आगे देख रहे हैं, अब बात करते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो भील शब्द है बेसिकली संस्कृत भाषा का शब्द है। भील जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द बील से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द बील या भिल्ल से हुई है। किससे हुई है? बील या भिल्ल से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुष या कमान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। यह लोग हमेशा अपने पास धनुष कमान रखे रहते हैं। अब भीलों की बात की जाए तो भील एक बहुत ही धनुर्विद होते हैं। कैसे होते हैं? धनुर्विद। इनका निशाना कभी भी नहीं चूकता। यह लोग कभी भी किसी से नहीं डरते और अपने साथ हमेशा तीर कमान रखते हैं। ये बात समझ में आई कि ये लोग क्या रखते हैं? अपने पास हमेशा धनुष रखते हैं। अब देखिए, भील का शाब्दिक अर्थ क्या है? भिल्ल या बील। जो धनुष है, क्या है? धनुष। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। अब आगे अपन देख रहे हैं कि भील जो जनजाति है वह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है। तो देखिए, भील जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इसके अलावा निमाड़ी क्षेत्र में भी निवास करती है। तो अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि यह प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन एवं निमाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं या निवास करती है। ये तो मध्य प्रदेश की थी कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात भारत की बात करें कि भारत में यह जो जनजाति है किन किन राज्यों में पाई जाती है या निवास करती है, तो देखिए, भारत के बाहर जो यह जनजाति पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो देखिए, भारत के बाहर अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा यह जनजाति राजस्थान में भी पाई जाती है, इसके अलावा गुजरात में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी यह जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे देख रहे हैं कि इनकी जो उप जनजातियाँ होती हैं कि भीलों की कौन कौन सी उप जनजातियाँ हैं। तो देखिए, बैगा, बरेला, भिलाला, ये इनकी क्या है? प्रमुख उप जनजातियाँ हैं। तो देखिए, इनकी उप जनजातियाँ क्या हैं? भिलाला, बरेला, बैगास, ये क्या है? भीलों की प्रमुख उप जनजातियाँ हैं। अब देखिए, भील जो जनजाति रहती है इनका एक समुदाय होता है, गांव होता है। गांव का एक प्रमुख मुखिया होता है जिसे प्रधान, तबड़ी या गमेती भी कहा जाता है। तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं कि भीलों के गांव का एक मुखिया होता है। क्या होता है? भीलों के गांव का क्या होता है? एक मुखिया होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? तड़बी या गमेती। क्या कहते हैं? तड़बी या गमेती कहा जाता है भीलों के मुखिया को, जो भीलों के आपसी निपटारे का समाधान करता है। कोई जो समस्या हो तो उसका क्या करता है? समाधान करता है। इसकी सभी भील लोग बातें वगैरह माना करते हैं। किसकी? तबड़ी की या गमेती, क्योंकि यह भील समुदाय का या भीलों के गांव का प्रमुख प्रधान होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। मुखिया को किस नाम से यहाँ उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पर जो मुखिया का नाम मिलता है हमें वह गमेती या तड़बी मिलता है।
यहाँ तक अपनी बात क्लियर हुई। इसके आगे अपन अगला पॉइंट देख रहे हैं कि भील लोग जहाँ रहते हैं, यानी कि इनका जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है? तो भील लोगों के निवास स्थान को फाल्या कहा गया है। क्या कहा गया है? फाल्या। जबकि इनके घरों को कहते हैं क्या? कू कहते हैं। भील लोग जहाँ रहते हैं, यानी कि जहाँ निवास करते हैं, उस स्थान को फाल्या क्या कहा गया? फाल्या कहा गया है। जबकि इनके घरों को, जो लोग ये निवास के लिए अपने घर बनाते हैं, जिन घरों में ये रहते हैं, उन घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अपन आगे अगला पॉइंट देख रहे हैं इनसे संबंधित भीलों से, कि भीलों का एक प्रसिद्ध चित्र है। भीलों का एक प्रसिद्ध चित्र है जिसे पिथौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिथौरा। इस चित्र को पेमा फाल्या द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? पेमा फाल्या के द्वारा बनाया गया। देखिए अपन क्या देख रहे हैं कि भीलों का प्रसिद्ध चित्र पिथौरा है। क्या है? पिथौरा है। जिसे किसने बनाया? जिसे पेमा फाल्या द्वारा बनाया गया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद अपन भील जनजाति के बारे में आगे और पढ़ रहे हैं। इसके आगे अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों कि भील जो जनजाति होती है उसमें कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। तो देखिए भीलों के विवाह की अगर बात करें कि इनमें कौन कौन से विवाह होते हैं, तो इनमें जो सबसे प्रमुख विवाह होता है वो भगोरिया विवाह होता है। कौन सा होता है? भगोरिया विवाह। इस विवाह में क्या होता है, जब यह जो भगोरिया, इनके यहाँ भगोरिया हाट लगता है, भगोरिया मेला लगता है, उसमें क्या होता है, लड़कियाँ एवं लड़के और भी जन घूमने जाते हैं। तो उस दृष्टि में वहाँ क्या होता है, इस मेले में अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वह लड़का उस लड़की को पान देता है। अगर लड़की पान खा लेती है तो समझ लो इनका विवाह पक्का, यानी कि मेले से यह दोनों लोग बाहर भाग जाते हैं। यह मेला या हाट 3 दिन चलता है, जिसमें क्या है, मेले से भाग गए, अगर घर वालों ने पकड़ लिया तो इनकी शादी नहीं होती, और 3 दिन तक अगर नहीं पकड़ पाया तो घर वाले इनकी शादी करा देते थे। इसे बोलते हैं अपन भगोरिया विवाह। समझ गए? भागकर, मेले से भागकर शादी कर लेना, इसे क्या कहते हैं? भगोरिया विवाह। इसके अलावा घर जमाई विवाह। घर जमाई विवाह क्या होता है? तो देखिए घर जमाई वाला क्या होता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसके यहाँ वो जाता है, उसके पिताजी के यहाँ, तो उसके पिताजी की सेवा वगैरह करनी पड़ती है। अगर उसे सेवा पसंद आ जाती तो वो लड़का का विवाह कर देता है अपनी लड़की से। समझ गया? क्लियर हुई है घर जमाई वाली। अगला अपन देख रहे हैं घर गुस्सी विवाह। घर गुस्सी विवाह। इसके अलावा नेक्स्ट मगनी विवाह। इसके अलावा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह बोले तो आज की लव मैरिज। गंधर्व विवाह क्या होता है, इसमें लड़का लड़की दोनों अग्नि को साक्षी मानकर 3 फेरे ले लेते हैं और इनका विवाह हो जाता है। जैसे ये घर वालों को सूचना देते हैं कि हमने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी शादी कर ली है, तो घर वाले इनको अपना लेते हैं और घर में रहने के लिए स्थान दे देते हैं और सामाजिक रूप से इनकी शादी वगैरह करा देते हैं। इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। आगे देख रहे हैं अपन गोल गधेड़ो विवाह। गोल गधेड़ो विवाह जो है इनमें काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत अधिक प्रचलन में है भील जनजाति में। तो ये क्लियर हुआ कि भीलों में प्रमुख विवाह कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि भीलों के जो विवाह हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर पहला भगोरिया विवाह, घर जमाई विवाह, घर गुस्सी विवाह, मगनी विवाह एवं गंधर्व विवाह। इसके अलावा गोल गधेड़ो विवाह। ये विवाह जो है भील जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध विवाह हैं, ये अपन ने देख लिया। इसके आगे अपन भील जनजाति में अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं। अगला बिंदु क्या है, तो अगला बिंदु देखिए, इसमें लड़के के पिता को, यानी इन विवाहों में क्या होता है, लड़के को पिता को वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या पड़ता है? वधू मूल्य। यानी कि एक तरीके से लड़के के पिता को वधू के घर वालों को कुछ ना कुछ रुपया पैसा देना पड़ता है, उसे बोलते हैं अपन वधू मूल्य। जैसे आजकल जो चलन में है कि लड़कियों के घर वालों को दहेज देना पड़ता है, लेकिन इस जनजाति में क्या होता था,
को क्या होता है कि लड़कों के घर वालों को, लड़की के घर वालों को कुछ पैसा या दहेज के रूप में देना पड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं, वधू मूल्य। ये बात क्लियर हुई कि वधू मूल्य क्या है, यानी लड़के के पिता लड़की के घर वालों को पैसे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वधू मूल्य। यानी लड़की ली, उन्होंने शादी की, उसके बदले उनको क्या दिया, पैसा दिया या रुपया दिया। ये बात क्लियर हुई। इसके आगे अपन नेक्स्ट बिंदु देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस जनजाति के, भील जो जनजाति है, इसके कौन कौन से नृत्य हैं। तो देखिए इसके नृत्य देख रहे हैं अपन भील जनजाति के, तो इसमें घूमर नृत्य, गौरी नृत्य, कहरवा नृत्य, टोंडा नृत्य, पड़वा नृत्य, दांगला नृत्य, ये जो इस जनजाति के आदि नृत्य इस जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घूमर, गौरी, कहरवा, टोंडा, पड़वा, दांगला, ये क्या है, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अब देखिए भीलों की खेती के बारे में बात कर लें कि ये जो कृषि करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं, तो इनके द्वारा जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसे भील जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे चिमाता या दाजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, चिमाता या दाजिया। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप सरलता से आंसर दे देंगे कि चिमाता या दाजिया के नाम से जाना जाता है जो खेती की जाती है उसको। अब इसमें अपन आगे नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि यह लोग कड़कनाथ मुर्गे का शिकार करते हैं। भील जनजाति के लोग कड़कनाथ मुर्गा खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो ये कड़कनाथ मुर्गे का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। यह मुर्गा जो होता है पूरा का पूरा काला होता है। कैसा होता है, ऊपर से तो काला होता ही है, इसका मांस भी काला होता है, इसके अलावा इसका खून भी काला होता है, यानी पूरा ही काला होता है। बहुत ही पौष्टिक मुर्गा होता है। क्या होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, एथलीट खिलाड़ी होते हैं, या क्रिकेट के, फुटबॉल के कोई भी खिलाड़ी हो, उन्हें यह खिलाया जाता है। इससे क्या है, उनके अंदर बहुत ही एनर्जी आ जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कड़कनाथ मुर्गे का शिकार कौन सी जनजाति करती है। तो आप इसका आंसर देंगे सरल शब्दों में कि जो भील जनजाति है उसके द्वारा कड़कनाथ मुर्गे का शिकार किया जाता है। कड़कनाथ मुर्गा कैसा होता है, तो ये मुर्गा होता है काले रंग का। क्लियर हुई ये बात। आगे अपन बढ़ रहे हैं। इनमें देखो भील जनजाति में एक भील होते हैं जिन्हें बोलते हैं तड़बी भील। क्या बोलते हैं, तड़बी भील। तो देखिए तड़बी भीलों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उस नाम को कहते हैं मुसलमान भील। इस जनजाति में जो तड़बी भील पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मुसलमान भील के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि मुसलमान भील किसे कहा जाता है। तो आप आंसर देंगे सरल शब्दों में कि तड़बी भीलों को मुसलमान भील कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट बिंदु देख रहे हैं भील जनजाति का ही, कि महादेव इस जनजाति के सबसे बड़े देवता हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भील जनजाति के सबसे बड़े देवता कौन हैं। तो आप कहेंगे कि भील जनजाति के सबसे बड़े देवता महादेव हैं। कौन से हैं, महादेव जो देवता है वो भील जनजाति के सबसे बड़े देवता हैं। अब देखिए इनको यानी भील जनजाति के लोग किस नाम से जानते हैं, इनका जो संबोधन शब्द है क्या कहकर इनको पुकारते हैं। तो जो भील जनजाति को लोग मामा कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं, मामा कहकर पुकारते हैं। देखो इनका प्रिय संबोधन शब्द क्या है, मामा है। अब देखिए भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप को महाराणा प्रताप के पूर्वज मानते हैं। क्या मानते हैं, महाराणा प्रताप के पूर्वज। किसको माना गया है, भील जनजाति के लोगों को क्या माना गया है, महाराणा प्रताप के पूर्वज। इनका जो समाज होता था, परिवार जो होता था भीलों का, वो पितृसत्तात्मक होता था। यानी कि घर में पिता की सत्ता होती है, पिता की ही घर में चलती होती है एक परिवार में। क्लियर हुआ ये बात कि घर में किसकी चलती होती है, पिता की चलती होती है। इसके अलावा जो कोटबार जाति होती है, कोटबार कौन सी जाति होती है, आप देखिए यहाँ पर
कोटबार जो जनजाति होती है, कौन सी जनजाति? कोटबार जो जनजाति होती है वह भीलों के गांव का प्रशासन करती है। क्या करती है? भीलों के गांव का प्रशासन। यानी कि अपन कहें कि भीलों का प्रशासक कौन होता है, तो अपन कहेंगे कि भीलों का जो प्रशासक होता है वो होता है कोटबार जनजाति। क्या होती है? भीलों की क्या करती है? भीलों की प्रशासन करती है। भील जनजाति का प्रशासन संचालन यही चलाती है। ये तो अपन ने पढ़ लिया भील जनजाति। अब आगे अपन नेक्स्ट जनजाति गोंड जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अपन मध्य प्रदेश की नेक्स्ट जनजाति पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं अपन? गोंड जनजाति। तो देखिए गोंड जनजाति की अगर अपन बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात की जाए, अपन देखें अगर क्वेश्चन बने कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो अपन ने इससे पहले अभी पढ़ी भील जनजाति। जो भील जनजाति है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। कैसी है? गोंड जनजाति है। यह गोंड जनजाति की ही बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड। और पहली सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो भील। क्वेश्चन बनेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको लगाना है भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ये पॉइंट समझ में आया? तो इसको अपन देख रहे हैं कैसे लिखा है अपन ने। यह भारत की सबसे बड़ी, समझ गया मेरी बात? भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये बात क्लियर हुआ कि गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है एवं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश में इसका स्थान दूसरा है जनसंख्या के मामले में, और भारत में जनसंख्या के मामले में इसका स्थान पहला है। ये बात समझ में आई? अब अपन इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं कि गोंड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कि ये गोंड जो शब्द आया है कि किस भाषा से लिया गया है। तो गोंड जो शब्द लिया गया है यह तेलुगु भाषा का शब्द है। किसका है? तेलुगु भाषा का शब्द है गोंड। और तेलुगु भाषा के शब्द गोंड से ही कोण शब्द की उत्पत्ति हुई है। समझ गया मेरी बात? तेलुगु भाषा के कोण शब्द से ही गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब ये गोंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। ये जो गोंड जनजाति है विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करती है। यह मध्य प्रदेश की बहुत ही रंग प्रिय जनजाति है। समझ में आई ये बात? तो इसको अपन देख रहे हैं पॉइंट के माध्यम से। अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए गोंड शब्द तेलुगु भाषा के शब्द, गोंड शब्द तेलुगु भाषा के शब्द कोण से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये बात बहुत याद रखनी इंपॉर्टेंट है। कोण से लिया गया है। तेलुगु भाषा के शब्द कोण से क्या लिया गया है? गोंड शब्द लिया गया है। कौन सा? गोंड शब्द लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि इस कोण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? पहाड़ होता है। क्या होता है? पहाड़ होता है। यह लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं। यानी कि जो गोंड जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है अधिकता? तो यह जनजाति जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। सबसे ज़्यादा ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हुई? पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौन? गोंड। क्लियर हुई? अब बात कर रहे हैं अपन कि ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में यह जनजाति किन जिलों में पाई जाती है। तो अपन मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है।
अब ये प्रॉपर राज्य में नहीं पाई जाती कि अपन कहें कि मंडला में पाई जाती है, नहीं। तो मंडला के पहाड़ी क्षेत्रों में, डिंडोरी के पहाड़ी क्षेत्रों में, बालाघाट के पहाड़ी क्षेत्रों में, क्लियर हुआ, सिवनी के पहाड़ी क्षेत्रों में और छिंदवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। शहरों में निवास नहीं करती। जितनी भी जनजातियां हैं शहरों से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करती हैं। इनकी अपनी एक विशेष भाषा होती है, लिपि होती है, वेशभूषा होती है, अपनी संस्कृति होती है। समझ में आई बात? भाषा, लिपि, वेशभूषा, संस्कृति इनकी अलग होती है। ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। इसके आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि इनकी प्रमुख उपजातियाँ क्या हैं, यानी कि गोंड जाति की प्रमुख उपजातियाँ क्या हैं, इनकी अन्य कौन सी उपजातियाँ हैं गोंड की। तो अपन यहाँ देख रहे हैं गोंड जाति की अन्य प्रमुख उपजातियाँ। तो देखिए इनकी उपजातियाँ क्या हैं। अगरिया इनकी उपजाति है, इसके अलावा प्रधान इनकी उपजाति है, इसके अलावा ओझा उपजाति है, सोलाहस उपजाति है, कोयला भूतिस इनकी उपजाति है। अब ये जो उपजातियां हैं इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो अपन शुरुआत से देख रहे हैं अगरिया जनजाति का जो प्रमुख कार्य होता है यह लोहे का काम करते हैं। क्या? लोहे का जो काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अगरिया बोला जाता है। लोहे से संबंधित कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बाज़ार में हंसिए हैं, खुरपी है, कुल्हाड़ी है, इसके अलावा कढ़ी है। इन चीज़ों का जो निर्माण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? अगरिया जनजाति बोला जाता है। अब प्रधान क्या होते हैं इसमें? गोंड जनजाति में प्रधान का जो प्रमुख काम रहता है क्या करते हैं? पुजारी होते हैं। यह जो प्रधान लोग होते हैं यह लोग पूजा पाठ का काम करते हैं। ये बात क्लियर हुई। इसके आगे अपन बढ़ रहे हैं ओझा। ओझा कौन होते हैं? ओझा इस जनजाति में तांत्रिक होते हैं। कौन होते हैं? तांत्रिक बोले तो यह झाड़ फूंक का काम करते हैं। लोगों को भूत वगैरह, प्रेत वगैरह लग जाता है तो यह लोग क्या करते हैं? तांत्रिक वगैरह उनको झाड़ फूंक कर क्या करते हैं? सही कर देते हैं। ओझा, समझ गए मेरी बात? ओझा कौन होते हैं? तांत्रिक होते हैं जो झाड़ फूंक का काम करते हैं। आगे देख रहे हैं अपन सोलाहस। सोलाहस बोले तो कारपेंटर बोले तो बढ़ई का काम करते हैं। उन लोगों को बोला जाता है सोलाहस। जैसे चारपाई बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, गेट के दरवाजे बना रहे हैं, ये सब जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सोलाहस बोलते हैं। अगला नेक्स्ट उपजाति अपन देख रहे हैं कोयला भूतिस। कोयला भूतिस कौन होते हैं? नाम से देखो ऐसा लग रहा है भूत प्रेत हो, भूतिस नहीं, इनका नाम ऐसे ही रख दिया। कोयला भूतिस का काम भूत प्रेत का नहीं है। तो इनका जो काम होता है वो प्रमुख क्या होता है? नृत्य गान करने वाले, जो नृत्य वगैरह करते हैं, डांस करते हैं, गाने वगैरह गाते बजाते हैं, उनको क्या बोलते हैं इस जनजाति में? कोयला भूतिस जनजाति बोला जाता है। ये बात क्लियर हुई कि कोयला भूतिस कौन होते हैं? नृत्य गान करने वाले क्या होते हैं? कोयला भूतिस कहलाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बाद अपन गोंड जनजाति का अन्य पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, यानी कि इस जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इस जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो है बूढ़ा देव। कौन से? बूढ़ा देव इस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा अन्य देवता हैं दूल्हा देव, बूढ़ा देव तो हो ही गए, दूल्हा देव हो गए, ठाकुर देव हो गए। ये इनके क्या है? प्रमुख देवता हैं। सबसे प्रमुख देवता कौन है? दूल्हा देव। इसके अलावा बूढ़ा देव, इसके अलावा ठाकुर देव। इनको तो ये मानते ही देवी देवताओं को। इनके अलावा यह लोग हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कौन? गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं? दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव को तो पूजते ही हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ अपना।
समझ में आ गया। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन इसके आगे गौड़ जनजाति के बारे में और पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अपन इस जनजाति में देखने जा रहे हैं कि गौड़ जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रसिद्ध थे, यानी कि गौड़ जनजाति के द्वारा कौन कौन से विवाह किए जाते थे। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें देख रहे हैं कि इस जनजाति में दूध लौटावा विवाह, दूध लौटावा विवाह बहुत ही प्रसिद्ध है। कैसा है? बहुत ही प्रचलन में। दूध लौटावा विवाह बोले तो मामा फूफा में ब्याह हो जाता था। मामा का लड़का हो, फूफा की लड़की हो, तो एक दूसरे में ये लोग विवाह कर देते थे, या फिर फूफा का लड़का या मामा की लड़की हो तो एक दूसरे में आपस में ब्याह कर देते थे, तो इसे दूध लौटावा विवाह कहा जाता था। यह इस जनजाति में बहुत ही अधिक प्रचलित है और बहुत ही अधिक फेमस विवाह है। तो आपको समझ में आया कि दूध लौटावा विवाह क्या है। मामा का लड़का मामी की लड़की एक दूसरे में शादी करा दो तो क्या है, वो अपना दूध एक दूसरे को लौटा देते थे। समझ गया ये बात। इसके अलावा और कौन सा विवाह था? बहु विवाह। बहु विवाह, अपनी बहू का विवाह कहीं और किसी से कर दें तो इसको क्या कहते हैं? बहु विवाह। इसके अलावा विधवा विवाह। विधवा विवाह बहुत अधिक प्रचलन में है। विधवा बोले तो अगर किसी महिला का पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है, उसके बाद उसकी दूसरी शादी किसी अन्य व्यक्ति से करा देना ही क्या कहलाता है? विधवा विवाह कहलाता है। ये बात समझ में आई। इसके अलावा अपहरण विवाह। अपहरण विवाह। अपहरण विवाह क्या होता है? यदि कोई लड़का किसी लड़की का अपहरण करके या फिर उसको भगा ले गया, क्या ले गया? भगा ले गया, उसके बाद उन दोनों लोगों ने शादी कर ली, तो इसे क्या बोलते हैं? अपहरण करके ले गया और वहाँ पर क्या कर ली? शादी कर ली। इसके बाद लौटकर ये लोग अपने क्षेत्र आते हैं, गौड़ जनजाति या समुदाय में आते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? उनकी शादी राजी बाजी से करा देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? अपहरण विवाह। यानी अपहरण करके ले जाओ, जबरदस्ती क्या कर लो? विवाह कर लो। विवाह से मतलब दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो कोई अपहरण करके ले जा सकता है। तो ये बात क्लियर हुई कि इस जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रसिद्ध है। तो अपन देख रहे हैं इस जनजाति में दूध लौटावा विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, इसके अलावा अपहरण विवाह आदि इस जनजाति के प्रमुख विवाह हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे अगला पॉइंट इस जनजाति से प्रमुख देखते हैं कि गौड़ जनजाति में या इस जनजाति में घोटुल युवा गिरह, घोटुल युवा गिरह प्रथा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब ये घोटुल युवा गिरह प्रथा क्या होती है? यानी कि इस जनजाति में द्वारा इनके जो क्षेत्र में बाहर दूर एक भवन बना दिया जाता है, एक कक्ष बना दिया जाता है, जिसमें लड़का एवं लड़के, लड़का एवं लड़की कभी भी आ जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, आपसी संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा कला वगैरह का आदान प्रदान कर सकते हैं। स्वतंत्र रहते थे, ना माँ रोकती थी ना बाप रोकते थे, किसी को ना माता पिता, कोई भी नहीं रोक सकता था। लड़का लड़की आपस में इस कक्ष में जाते थे, भवन में, और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते थे और कला का आदान प्रदान भी करते थे। रात्रि में भी रह सकते थे इसमें, उसके बाद दोबारा अपने घर आ सकते थे। इस प्रथा को अपन क्या कहते हैं? घोटुल युवा गिरह प्रथा। समझ गए? नाम दिख रहा है घोटुल, लेकिन घोटुल से तात्पर्य ये मत लगाना। बहुत ही बढ़िया प्रथा है, मज़ेदार आज की दृष्टि से अगर देखा जाए आज के लोगों के लिए। आराम से जाओ कक्ष में, लड़का लड़की दोनों कितने भी समय तक वहाँ बिताओ, उसके बाद अपने घर वापस आ जाओ। तो ये समझ में आई कि ये घोटुल युवा गिरह प्रथा क्या है। क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना है, कई हजारों बार एग्जामों में पूछा गया है कि घोटुल युवा गिरह प्रथा किस जनजाति से प्रसिद्ध है। तो यह जो घोटुल युवा गिरह प्रथा है वो गौड़ जनजाति से प्रसिद्ध है। किस जनजाति से है? गौड़ जनजाति से प्रसिद्ध है। तो ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा अपन गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य वगैरह देख रहे हैं कि गौड़ जनजाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो देखिए अपन नृत्य देख रहे हैं गौड़ जनजाति में। तो देखिए गौड़ जनजाति में जो प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के, सबसे पहला है कर्मा नृत्य। कौन सा? कर्मा नृत्य। इसके अलावा सैला नृत्य, इसके अलावा भड़ोनी नृत्य, इसके अलावा बिरहा नृत्य, इसके अलावा सजनी नृत्य, इसके अलावा सुआ नृत्य। ये इतने सारे नृत्य अकेले गौड़ जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं कर्मा नृत्य क्या होता है। तो देखिए ये जो कर्मा नृत्य है, गौड़ जनजाति विशेषकर इनके एक देवता होते हैं
कर्म देवता, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए यह जनजाति कर्मा नृत्य करती है। यह नृत्य विशेषकर अगर बात करें तो कितने महीनों तक चलता है, तो यह नृत्य लगातार 3 महीनों तक चलता रहता है। सावन मास से पहले बोले तो कब, अगस्त माह में शुरू हो जाता है, अक्टूबर माह में ये समाप्त हो जाता है। तो ये बात क्लियर हुई कि कर्मा नृत्य क्या है, गौड़ जनजाति अपने कर्म देवता को प्रसिद्ध करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करती है। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा सैला नृत्य, भड़ोनी नृत्य, बिरहा नृत्य। बिरहा बोले तो जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं लोग, एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, बिछड़ने के उपरांत उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा सजनी नृत्य, सुआ नृत्य, ये आदि नृत्य गौड़ जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे अपन अगला पॉइंट देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गौड़ जनजाति का कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा नृत्य है जिसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए ये नृत्य जो किया जाता है वो गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है, देखिए कर्मा नृत्य। कौन सा, कर्मा नृत्य विश्व का पहला लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य विश्व का पहला लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। यानी कि अपन कहें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया जाने वाला विश्व का पहला नृत्य कौन सा है, तो अपन कहेंगे कर्मा नृत्य है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो जो कर्मा नृत्य है वो गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा गया है कि गिनीज बुक में विश्व में सबसे पहला नृत्य कौन सा शामिल किया गया है। तो गिनीज बुक में कौन से नृत्य को शामिल किया गया है, कर्मा नृत्य को शामिल किया गया है। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए गौड़ जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से याद करना। अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं इस जनजाति का, वो भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए गौड़ जनजाति के ऊपर एक अंग्रेज लेखक थे बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन, इन्होंने इस जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है द मेरिया एंड देयर घोटल। तो इन्होंने घोटल प्रथा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। वो कौन सी पुस्तक है, द मेरिया एंड देयर घोटल। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि द मेरिया एंड देयर घोटल पुस्तक किसने प्रकाशित की। तो यह जो पुस्तक प्रकाशित की गई वो अंग्रेजी लेखक बैरियर एल्विन ने 1947 में, कब 1947 में इसको प्रकाशित किया, इसको लिखा। ये बात क्लियर हुई कि बैरियर एल्विन ने गौड़ जनजाति के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी, द मेरिया एंड देयर घोटल, यानी कि घोटल प्रथा के ऊपर, जो घोटल युवा ग्रह है, जो घोटल युवा प्रथा है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत अधिक विस्तार में जानकारी दी है इस पुस्तक में। समझ गए मेरी बात। तो बैरियर एल्विन ने घोटल पुस्तक लिखी किसके ऊपर, गौड़ जनजाति के ऊपर। ये अपनी यहाँ पर अपन ने आज मध्य प्रदेश की भील जनजाति और गौड़ जनजाति को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये टॉपिक अपना यहीं पर कंप्लीट होता है।